तमाम जगहों पे मुसलमानों ने कहना शुरू किया है कि बस अब बंधुआ नहीं रखते, अच्छा बुरा जो करेंगे। मैं किसी एक पार्टी की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसकी जगह जो आ रही है वो बेहतर पार्टी है, मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे लगता है कि बंधुआगिरी से आजादी जिससे मिले वो अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। आजाद होने के बाद इंसान अपना फैसला खुद कर लेता है, अच्छा बुरा देख लेता है। बंधुआगिरी से मुक्ति मिले, बहुत बढ़िया बात है। तो आसाम में उन्होंने कोई, जैसे हमारे यहाँ मुंबई से सज्जन आए, उन्होंने भी मुंबई से एक सज्जन को बुला लिया है, एक पार्टी खोल ली AUD, उस बहाने वो कांग्रेस से मुक्ति ले रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ हो गए हैं। बिहार में इस बार हमने देखा बहुत वोट नीतीश कुमार जी की पार्टी को मिले। उत्तर प्रदेश में हालत बदल रही है। ये ना समझिएगा कि मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की तुलना में AUDF अच्छी है। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि RJD की तुलना में नीतीश कुमार की पार्टी अच्छी है, भले ही हमारे भाई उसकी पार्टी से हो। मैं कतई नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मुसलमान ने ये कहना शुरू किया है कि भाई मैं अपने पांव पे खड़ा हूंगा, अपनी सियासत का फैसला मैं खुद करूंगा, मेरे लिए अच्छा बुरा क्या है मैं खुद तौलूंगा और तौल के देखूंगा हर बार इस पे कौन बैठता है, जो बैठता है अपनी तरफ से उसको वोट दूंगा। हो सकता है ऐसा करने में गलती भी हो जाए। गलती किससे नहीं होती? जो अपने पांव पे खड़ा होकर चलता है वो गिरता नहीं है क्या? गिरता है। लेकिन जो अपने पांव पे खड़ा होकर गिरता है वो बेहतर है बजाय उसके जो गोद में चलता है। एक बदलाव इस देश में आ गया है जो बहुत बड़ा बदलाव है, दूरगामी बदलाव है, और वो बदलाव, उस बदलाव में मुझे लगता है सच्चर कमेटी की एक भूमिका रही है। हालांकि वो कमेटी कोई सियासी कमेटी नहीं थी, किसी तरह की सियासत करना उसका काम नहीं था, ना उसने किया। बदलाव इसलिए हुआ कि उससे पहले किसी भी अकलियत को, खास तौर पे मुसलमानों को, अपना दुख तकलीफ दर्द कहते हुए डर लगता है कि हम ज्यादा जोर से अपनी बात कह देंगे तो कोई पलट के कहेगा आतंकवादी, देश से अलग होने वाले लोग हैं, ये तो अलगाववादी हैं। हर कोई अपना दुख दर्द इस देश में कह सकता था। यादव अपना दुख दर्द कह सकता था, वाल्मीकि दलित अपना दुख दर्द कह सकता था, लेकिन मुसलमान को अपना दुख दर्द कहते हुए थोड़ा डर लगता था, पता नहीं मेरी तरफ तो उंगली ना उठा दे। सच्चर कमेटी ने जो बहुत बड़ा काम किया है, और इसके लिए मैं सच्चर साहब के पुराने हम फैन रहे हैं, उनके शागिर्द रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो तारीख में जिस चीज के लिए दर्द होगा, बाकी सब चीजें लोग आगे बढ़ जाएंगे, वो ये कि सच्चर कमेटी आने के बाद जब सच्चर कमेटी ने हिंदुस्तान सरकार के मुंह से वो बात कहलवा दी जो कहते हुए इस देश के हर मुसलमान के जहन में थी, लेकिन कहते हुए डर लगता था। वो बात अब देश के प्रधानमंत्री के मुंह से कहलवा दी, देश की संसद के मुंह से बात कहलवा दी, वो बात कहना संभव हो गया। एक ये बहुत बड़ा बदलाव है देश में। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बदलाव की बात मैंने सिर्फ पूरे मुसलमान समुदाय के बारे में की है, ये केवल पसमानदा की बात नहीं है। लेकिन इस मुल्क में एक दूसरा बदलाव भी हो रहा है। ये मैंने गंगा और जमुना तो अलग अलग बोली ना। दूसरा बदलाव ये है कि इस देश में जो मसावत की जंग है, जो न्याय के लिए संघर्ष है, वो अब एक नई पायदान, एक ऊंची पायदान पे पहुंच गया है। और वो क्या है? और वो सिर्फ मुस्लिम समाज में नहीं। आज से पहले इस देश में सिर्फ दलित की बात होती थी, यानी कि पिछड़े, जिसको कई बार हरिजन बोल देते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हरिजन, दलित की बात होती थी। सिर्फ दलित की बात हो, सारे दलित अन्याय का शिकार है, बात सच है। लेकिन उस दलित समाज के अंदर भी एक समाज है जिसकी हालत ऐसी है कि उसको आरक्षण से कोई फायदा नहीं मिला। जब बस्तियां जलाई जाती हैं तो हर दलित की नहीं जलाई जाती। वो दलित जो वाल्मीकि है, जो सफाई का काम करता है, उसकी बस्ती जलाई जाती है। जब समाज तमाम तरह की लानत करता है, जब समाज तमाम तरह के अत्याचार करता है, तो हर दलित के साथ नहीं होता। वो दलित के अंदर जो सबसे नीचे की पायदान पे खड़ा है, उसके साथ होता है। तो धीरे धीरे इस देश में अब ये बात उठने लगी कि दलित के अंदर एक महादलित है। सिर्फ दलित का बात काम करने से नहीं चलेगा, दलित के भीतर एक महादलित है। इस महादलित में जिन्हें वाल्मीकि बोला जाता है, जो सफाई का काम करते हैं, वो है डोम है, बिहार में मुसहर समाज है, तमाम ऐसे समाज हैं जिन्हें
रिजर्वेशन से कुछ नहीं मिला 50 साल में, जिनकी हालत आज भी वही है जो आज से 100 साल पहले थी। तो दलित के भीतर महादलित की बात चली। ओबीसी के नाम पे जो आरक्षण हुआ, अभी पिछड़े हैं इस देश में, अगड़ों का राज है, पिछड़ों को आगे लाओ। लेकिन थोड़ी देर में लोगों ने ये भी देख लिया कि भाई पिछड़े के नाम पे जो ऊपर की मलाई जो होती है वो सब खा जाती है। कौन? आपके उत्तर प्रदेश में मेरी जाति के लोग होंगे, यादव लोग, बिहार में कुर्मी लोग हैं, वहां पे देवेगौड़ा जी का समाज है, वोकलिंगा जिसको बोलते हैं, तमाम जगह नाम अलग अलग है। लेकिन चंद जाति समुदाय लोग पिछड़ों के नाम पे जो कुछ मिला वो सब हड़प लिया कुछ चंद जाति समुदाय के लोग। तो फिर पिछड़े में महापिछड़े, अति पिछड़े की बात चली। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। बिहार में एनेक्स्चर 1 कह देते हैं उसको, कहीं अति पिछड़ा कह देते हैं, कहीं एमबीसी, कहीं कुछ कुछ नाम से चलता है। लेकिन धीरे धीरे देश के हर राज्य में अब ये सवाल उठने लगा है। एक तरफ आपने जाट लोगों को ओबीसी बना रखा है, दूसरी तरफ हमें ओबीसी बना रखा है। हमारे लोग तो जाट के मुकाबले में कहीं ठहर ही नहीं सकते शिक्षा में। हम दोनों को एक गड़बे में आपने बंद कर रखा है, सारी मलाई उनके पास जाती है, मैं तो बैठा हूं कोने में, मैं क्या कर सकता हूं? तो गुज्जर और गुज्जर समाज का जो सारा संघर्ष है, जिसको हमारा प्रेस और ये सब, हमारे देश के सारे मीडिया को एक चिंता है कि भाई बंबई वाली रेल लाइन क्यों बंद हो गई। अरे जो लोग रेल लाइन बंद करके बैठे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? जब तक वो रेल लाइन बंद नहीं करेंगे तब तक तो कोई उनकी बात सुनेगा नहीं। उन लोगों ने इस सवाल को उठाया है। ये सवाल अति पिछड़े का सवाल है। ठीक उसी तरह से मुस्लिम समाज में जो पसमानदा का सवाल है, ये ठीक वैसा ही सवाल है। ये सिर्फ मुस्लिम समाज का सवाल नहीं है पूरे, और ये कोई पीछे देखने वाला सवाल नहीं है। ये कोई सवाल ऐसा नहीं है जो बंटवारा करने वाला सवाल है। मैं इसको बिल्कुल नहीं समझता। आजादी के आंदोलन में डॉक्टर अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस का सवाल उठाया था। उस वक्त सब कांग्रेसियों ने कहा ये बंटवारा कर रहा है, आजादी के आंदोलन को तोड़ रहा है, इसका 2 हिस्से कर देगा। आज उसी अंबेडकर की मूर्ति लगा के हम पूजा करते हैं। इसलिए आज जो सवाल उठा रहे हैं हमारे भाई अली अनवर, हमारे यहाँ के भाई मंसूरी साहब, आज इनको सब लोग यही कहेंगे बंटवारा कर रहे हैं, 2 हिस्से कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आज से 50 साल बाद इनकी भी मूर्ति लगेगी। लोग इस बात को मानेंगे कि ये न्याय के लिए संघर्ष की ऊपरी पायदान है। ये कोई नीचे जाने वाला रास्ता नहीं है, ये कोई तोड़ने वाला रास्ता नहीं है। इस देश में अगर न्याय को आपको ऊपर ले जाना है, एक नए पायदान पे चढ़ाना है, तो आपको इन तमाम चीजों को उनके हकदार लोगों तक ले जाना होगा। रास्ते में कोई बिल्ली सफा चट ना कर जाए, उसको रोकने के लिए आपको ऐसी स्कीम बनानी होगी ताकि सारी चीजें उसके हकदार व्यक्ति तक पहुंचे। और यह भी संभव है, आज नहीं आज से 50 साल बाद हो सकता है इस समाज के भीतर भी कोई कहे कि नहीं मेरी हालत और भी दबी हुई है। हलालखोर समाज कहेगा, और उनकी तरफ से जो पर्चा मिला मैं उसकी पूरी तारीफ करता हूं। मुझे लगता है हलालखोर समाज के साथ ये बिल्कुल घोर अन्याय है। इस मुल्क के जो सबसे बड़े अन्याय हैं, सबसे बड़े जो एक तरह का झूठ है, वो ये है कि इस हलालखोर समाज को शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं मिला है। ये बहुत शर्म की बात है इस पूरे मुल्क के लिए, और ये बात संविधान के नाम पे की जाती है, तो इस संविधान के ऊपर धब्बा है। हलालखोर समाज ने जो बात कही वो बिल्कुल जायज है इनकी बात, और मैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं यहाँ जो आए हैं उनको अपनी तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग संदीप भाई और सच्चर साहब को भी हम इसमें करेंगे, और हम जरूर प्रधानमंत्री के पास जाएं, जरूर कुछ कहेंगे भाई इसको कैसे दर्जा आप नहीं दे सकते, तो बिल्कुल अन्याय है। तो हो सकता है आज से 50 साल बाद उसके अंदर भी सवाल उठेगा, और वो भी अच्छा कदम होगा, 50 साल बाद उठेगा। लेकिन आज जो जरूरत है, आज जरूरत है कि ये पूरा समाज, पसमानदा समाज उठ के अपनी बात को दर्ज कराए। सच्चर कमेटी ने यह संभव बना दिया है कि मुसलमान अपनी बात दर्ज करा सके। इस जब दरवाजा खुल गया है तो दरवाजा खुल के अब पसमानदा समाज भी अपने दुख दर्द को दर्ज करवा सकता है, अपनी बात इस देश के ऊपर पहुंचा सकता है। आज तक इस समाज को संकट नेताओं का था, रहनुमाओं का संकट था, लेकिन आज इस मीटिंग को देख के, मंच पे बैठे हुए सब लोगों को देख के
मुझे अब ये भरोसा होने लगा है कि वो संकट भी दूर होने वाला है। तो किस किस्म के काम करने की जरूरत है? मैं 2-3 बात कहूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात, ये शब्द तो आपने चला दिया है, ये 4-5 साल पहले मैंने बात कही थी, और ये बात सच है। अब पसमानदा का जिक्र जो लोग अर्थ नहीं भी जानते, दिल्ली में सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े लोग बात करते हैं। 5 साल पहले आप पसमानदा कहते थे तो लोग कहते थे क्या? अब अली अनवर भाई आपने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया, आपने और आपके सब साथियों ने। अब इस शब्द का जिक्र करते हैं, लोग कहते हैं हाँ सुना तो है। ये दिल्ली तक आपकी बात इतनी तो पहुंच गई है कि आप सुना तो है। काम की शुरुआत हुई है, अभी तो शब्द पहुंच जाना काम की शुरुआत है। बहुत लंबा काम करना है। जो साथी नारा लगाना चाहते हैं, अपना सारा जोश आप जो काम शुरू हुआ है उसमें अब लगाइए। काम बिल्कुल शुरू हुआ है, आप कहिए सिर्फ तो जोश अपना बचा के रखिए। बहुत लंबे साल समय तक जंग है आपकी, बहुत, मैं तो कहूंगा 10-20 साल की जंग अभी बाकी है आप लोगों की। तो सारी अपनी एनर्जी बचा के रखिए, बहुत काम आएगी। लखनऊ की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे काम आएगी। शब्द चल गया है, लेकिन अभी उस शब्द के साथ जो औजार आपको चाहिए वो नहीं पहुंचे। कौन कौन से औजार होंगे? रिजर्वेशन का सवाल है। सच्चर कमेटी के बाद भारत सरकार में कुछ रिजर्वेशन की बात आ गई है। रंगनाथ मिश्र कमेटी ने अपनी पहली रिकमेंडेशनों में ये कहा है कि सब मुसलमानों, सब अकलियत को, सब माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं ईमानदारी से आपके सामने बात कहना चाहता हूं कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। उसकी वजह 2 है। एक वजह मैं बहुत साफ तरीके से कहूं, ये कोई पॉलिटिकल तकरीर की जगह नहीं है, लेकिन एक बात मेरे मन में बार बार आती है कि अगर इस देश में मुसलमानों को रिजर्वेशन, तमाम मुसलमानों को मुसलमान कह के रिजर्वेशन दे दिया ना, तो जिन लोगों की सियासी दुकान बंद पड़ी है पिछले काफी टाइम से, वो सबकी दुकानें खुल जाएंगी और अगले 10 साल तक फिर आप किसी मंदिर वहीं बनाने वाले चक्कर में फंसे रहेंगे। इसका मुझे डर लगता है, मुसलमान के लिए नहीं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है। एक मुसीबत से निजात मिली है और वो भी पूरी तरह से नहीं मिली है, उसको लेके भी बहुत तकलीफ है। एक और पचड़े में अगर हम लोग फंस गए, 15-20 साल इस मुल्क के अंदर यही सब चलता रहा, उससे मुझे बहुत डर लगता है। उसका शिकार आप सब भी होंगे, मैं भी होऊंगा। एक हिंदुस्तानी, जब इस देश में बाबरी मस्जिद टूटती है तो हर हिंदुस्तानी टूटता है, हर हिंदुस्तान का विचार टूटता है। इस देश के संविधान का कोई पन्ना फटता है, जिसे हिंदुस्तान का खूबसूरत सपना हम कहते हैं, वो चूर चूर होता है। उस लफड़े में अब और नहीं फंसना है, मुझे इसका डर लगता है। और दूसरा कि तमाम मुसलमानों को अगर एक कैटेगरी मान के कोई रिजर्वेशन मिला, उसका फायदा मुसलमानों में जो सचमुच जो लोग दबे हैं, पिछड़े हैं, जो मंसूरी हैं, डफाली हैं, हलाल खोर हैं, दुनिया है, अंसारी हैं, उन तक तो कुछ नहीं पहुंचे। ये हकीकत है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो बाकी हैं जिन्हें अशराफ बोला जाता है उनकी हालत बहुत अच्छी है, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। सच्चर कमेटी ने बहुत कास्ट है, उससे ज्यादा खराब है। अब इस पे तालियां बजाएं, इस पे आंसू टपकाएं, क्या करें, पर मतलब उनकी हालत शेड्यूल कास्ट से ज्यादा खराब है। इसको शेड्यूल कास्ट के अंदर भी अब एक मलाई वाला तबका आ गया है, तो इसके लिए कुछ अलग चीज करनी होगी। वो रिजर्वेशन की शक्ल ले, वो किस तरह की शक्ल ले, आप उसके बारे में सोचिए। वो एक बहुत बड़ा काम है जो आपके सामने है। जैसे मैंने कहा, शब्द चल निकला है, अभी तक वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा है, उसके लिए औजार की जरूरत है। दूसरा बड़ा काम, तो इसमें मैं मान रहा हूं 341 को हटाना इसका एक हिस्सा है। ये जो है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, कोई शेड्यूल कास्ट, कोई मुसलमान या क्रिश्चियन शेड्यूल कास्ट नहीं हो सकता। जो पाखाना साफ कर रहा है वो शेड्यूल कास्ट नहीं हो सकता। इससे बड़ी मतलब बेवकूफी की बात और हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ और कोई बात हो नहीं सकती है। ये बिल्कुल हटनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन एक दूसरी बात को मैं यहां पे कहना चाहूंगा जो संदीप भाई ने जिक्र किया है इसका, क्योंकि रिजर्वेशन की बात में चक्कर कुछ ऐसा है कि जब रिजर्वेशन की बात चल जाती है तो फिर बाकी सारी बातें दब जाती हैं। रिजर्वेशन की जरूरत होगी, रिजर्वेशन में हिस्से करने चाहिए, और मैं सिर्फ पसमानदा मुसलमान के लिए नहीं कहता। मेरी अब मान्यता है कि शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन में 2 टुकड़े होने चाहिए। मेरी मान्यता है, और मैंने खुल के कहा है, कि ओबीसी की रिजर्वेशन में 2 या 3 टुकड़े होने चाहिए। क्योंकि मां जिस दिन पढ़ जाएगी, एक मां अगर पढ़ गई, जिस मां का दिमाग जाग गया, उसका बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो कभी अनपढ़ नहीं रहेगा। बाप के जागने से पूरा काम नहीं चलता, मां जिस दिन जाग गई उस दिन कोई होगा ही होगा। तो ये, लेकिन सिर्फ आरक्षण के लफड़ा, आरक्षण एकमात्र कोई रामबाण नहीं है। आरक्षण मिलेगा भी, अच्छे से अच्छा भी मिल गया तो समाज के 5-7% लोगों को उसका फायदा होगा। दूसरा जो बड़ा सवाल है, जो संदीप भाई ने जो सवाल उठाया उससे जुड़ा है, वो ये है कि जैसे हम पसमानदा कहते हैं, ये सब लोग हैं जो अपने हाथ से काम करते हैं, उसकी परिभाषा बदलनी होगी। आपने एक शब्द तो चला दिया सर, कुछ इस दूसरे शब्द का भी कुछ कीजिए, जो विकास है, जिसका मतलब है मशीनें आ जाए, लोग हाथ से काम करना बंद कर दें और सब बाबू और अफसर बनने के चक्कर में पड़े। ये हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता। अमेरिका और इंग्लैंड का जो विकास का मॉडल है वो इस देश में आया तो ठीक है, थोड़ा बहुत हमारे लोग भी अंदर घुस जाएंगे रिजर्वेशन वगैरह के चलते, लेकिन हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता इस तरह के विकास से। उस विकास की परिभाषा को बदलना है। और आखिरी बात लंबी नहीं करूंगा, वो छोटी सी है और आप सब उसको जानते हैं, और इसे कांशीराम जी बहुत सुंदर कहते थे। कांशीराम जी बहुत, उनकी चेली इतनी अच्छी नहीं है, उसने उनके मिशन को तबाह कर दिया, मेरी मान्यता है। लेकिन कांशीराम बहुत बड़े विचारक आदमी थे, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूं। वो कहते थे इन सब चीजों की मास्टर की गुरु घंटी, इसकी जो गुरु किल्ली चाबी पॉलिटिक्स में है, सियासत में। जो पूरा निजाम दुनिया में चलता है, इसका जो तोता है ना, जिस तोते में प्राण बसता है, वो तोता पॉलिटिक्स है, सियासत है। सियासत को गर्दन में ले लीजिए, बाकी सब चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बंधुआ की मुक्ति शुरू हो गई है, अब आजादी में आगे कदम कैसे लेने हैं ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और मुझे विश्वास है कि अगली बार हम मिलेंगे, उसके लिए शायद ये हॉल छोटा पड़ जाएगा मंसूरी साहब, थोड़ा बड़े हॉल की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, और उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी, और उसमें हम आगे के बड़े सिर्फ अपना दुख दर्द का बयान नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि कैसे अलग योजनाएं बनेंगी, कैसे नई मशीनें बनेंगी, कैसे नए सपने बनेंगे, नए मंसूबे बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आली जनाब योगेंद्र यादव जी का, और मैं कहता हूं इतनी जामे तकरीर आपने की और हर चीज का हल भी हमें बताते गए। अब इससे पहले मैं एक ऐसी शख्सियत की बुला रहा हूं, अली अनवर साहब से मेरा ताल्लुक अभी बस जायज पर हुआ है। आपने बिहार में जो तकलीफ झेली है उसके सिलसिले से तमाम साहिबान को एक बात बताना चाहता हूं कि जो आज इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं अनीस मंसूरी साहब, वो यहाँ की एक बड़ी पार्टी के अंदर बड़े ओहदे पर फाइज थे, और जब अपर कास्ट के मुसलमानों ने देखा कि ये पिछड़े समाज का आदमी आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़कर के इसकी हैसियत बढ़ रही है, तो उन्होंने ये जुमला कहा, अनवर भाई, अनवर और अनीस का बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये बयान किया कि ये तुम पिछड़ा और अंसूरी मंसूरी अंसारी सब छोड़ दो, लाल बत्ती हासिल कर लो, कहां चक्करों पड़ हुए पिछड़ोगे, क्या मिलने वाला है तुम्हें। तो इन्होंने पहला जुमला ये कहा कि पहली बात तो आप अपने इस अल्फाज को वापस लीजिए। यादव जी क्या फरमाया, इस अल्फाज को वापस लीजिए, ये तौहीन है मेरे उन पिछड़ों के, मेरे खानदान के उन बुजुर्गों की, मैं अपने खानदान से पहचाना जाऊंगा। और नतीजा हुआ कि टकराव हुआ, इन्हें दूध की मक्खी तरह तैयार नहीं है। और उसी शख्सियत को मैं, कोई नारा नहीं लगाएगा। आज हम लोग मेजबान हैं
अली अनवर साहब जैसी बड़ी शख्सियत को बुलाने से पहले मैं चाहूंगा कि अनीस मंसूरी साहब आए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अनीस मंसूरी साहब। आज लखनऊ के सरजमी पर मुनक़िद जलसा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के तत्वाधान में हो रहा है। आज इस जलसे के मेहमान खुसूसी इज्जतमाब न्यायमूर्ति राजेंद्र सरसर साहब दिल्ली से चलकर तशरीफ लाए। आपके साथ इज्जतमाब आली जनाब योगेंद्र यादव साहब लंदन से चलकर तशरीफ लाए। हम सब पिछड़े समाज के पसमानदा समाज के हमदर्द इज्जतमाब आली जनाब मौलाना ईसा मंसूरी साहब इस मंच पर तशरीफ फरमा मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सबसे बड़े समाज सेवी हम सब के रहनुमा हम सब के सलाहकार हम सब के अधिकारों को लड़ाई लड़ने वाले बड़े भाई संदीप पाटिल साहब आज इस मंच पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज उत्तर प्रदेश में अलग जगाने के लिए मेरे जैसे आदमी में ऊर्जा का संचार पैदा करने वाले इज्जतमाब आली जनाब अली अमर अंसारी साहब और इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज के प्रदेश के सदर जनाब निसार अंसारी साहब हमारे बीच में बिहार से चलकर तशरीफ लाए। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश के अध्यक्ष बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भाई ताजुद्दीन मंसूरी साहब हमारे बीच में एक अजीम शख्सियत उलमाए इकराम जनाब जुनैद मराठी साहब हमारे बीच में तशरीफ फरमा जो आज इस सभा की अध्यक्षता कर रही हैं मोहतरमा परवीन अयूब इदरीसी। हमारे बीच में एक बच्चा जिसने राष्ट्रपति अवार्ड हासिल किया है और आज इस कार्यक्रम की संचालक कर रहे भाई अंजुम अली मंसूरी साहब। दाज पर बैठे सभी सम्मानित हजरात, हमारे सामने बैठे सभी नौजवान, हमारे बुजुर्ग, मस्तूरात और मीडिया के हजरात, सुरक्षाकर्मी, आज ऑल इंडिया पसमानदा महाज के जलसे में तमाम शख्सियतों ने तशरीफ रखा है। हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम मजलूमों पर गुर्बत पे नजर डाली और उनकी बात सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। इसके लिए आप सभी हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने अपने समाज में मंसूरी समाज में जन जागरण का काम शुरू किया। समाज का काम करते करते मैंने सभी पिछले समाज की बात की और सबको जोड़ने की पूरी कोशिश की उत्तर प्रदेश के अंदर। मैंने पिछले समाज को जोड़ने के लिए कई मीटिंगें उत्तर प्रदेश के अंदर किया और लोगों को जगाने का काम किया। और आज जब मैंने पिछले समाज की बात करना शुरू कर दिया तो उन अशराफ मुसलमानों के मैं आंख में किरकिरी बन गया और सभी ने मुझ पे लांछन लगा दिया। भाई अनीस मंसूरी साहब, उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कभी नहीं था, सिर्फ आप ऐसे शख्स हो जिसने मुसलमानों को बांटने का काम शुरू कर दिया। आप मुसलमानों को बांटने का काम करते हैं। हमने कहा भाई अपने पसमानदा समाज के पिछड़े मुसलमानों की अधिकार की बात करना, उनके हक लाई लड़ना, इसमें इस्लाम की बांटने जैसी कौन सी बात हो गई? अरे हम भी इस्लाम के मानने वाले हैं। हमने तो लोगों से ये नहीं कहा कि 5 वक्त की जगह आप 6 वक्त की नमाजें पढ़ो। हम भी इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन अपने अधिकार की बात करना कि इस्लाम में तो इसकी ममनियत नहीं है।
लेकिन लोगों ने मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगा दिया कि मुझे पार्टी से भी हाथ धोना पड़ा। हमने उनसे पूछा कि क्या अपने समाज में काम करना बुरी बात है? उन्होंने कहा नहीं, आप पिछड़े वर्ग की पसमानदा मुसलमानों के बाद पार्टी में नहीं करेंगे। मेरे साथियों, मैंने उनसे पूछा, और ये लोग बड़े चालाकी से जो भी बीच में जाता है इनका अपना घेरा होता है, जैसे घुसने की कोशिश करते हैं। ये 15% का अशराफ मुसलमान जो अपने आप को सबसे ऊंचा मुसलमान कहता है, सबसे पहले ये काम खींचते हैं। वही हाल मेरे साथ हुआ। ये पढ़ते हैं, एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद वयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक ही मुसल्ले में सारा मुसलमान नमाज पढ़ लेता है, एक प्याले में शादी ब्याह में सब पानी पी लेता है, एक दस्तरखान पे कहीं प्लेट पे खाना खा लेता है। तो इसमें ऊंचा नीचे कौन सी बात हो गई? हम तो सभी मुसलमानों को बराबर दर्जा देते हैं। दोस्तों, ये हमें रोटी में तो शामिल कर लेते हैं, लेकिन बेटी में शामिल नहीं करते, बेटी में शामिल नहीं करते। जैसे ही बात आती है कि आप मंसूरी में शादी कर लो, अंसारी में शादी कर लो, तो कहते ना बाबा, ना बाबा, हमारे खानदान में कोड़ हो जाएगा। हड्डी चबा मिलाते हैं, हमें ऐसा से कमतरी के शिकार बनाते हैं, हमारे अंदर इन्फेक्टी कॉम्प्लेक्स पैदा होती है, हमको नीच कभी कहा जाता है। इन लोगों ने मुसलमान को 3 भागों में बांटा है। सबसे अशराफ मुसलमान, सबसे ऊंचा मुसलमान, अशराफ मुसलमान, सबसे ऊंचा मुसलमान, उसके बाद अरजान मुसलमान कहा, वो पिछड़े वर्ग का मुसलमान। तो दोस्तों, ऐसे इन्होंने मुसलमानों को बांटा है। हमारी लड़ाई उनसे है कि जो हमारे राज अधिकार थे इनकी वजह से हासिल नहीं हुए। इतिहास उठा कर देख लीजिए कि हमको जो भी पिछड़े वर्ग के पसमानदा मुसलमानों को उनके हुकूक और हक नहीं मिले, उसके सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो इस हिंदुस्तान का अपर कास्ट का मुस्लिम समाज 15% ही जिम्मेदार है। मेरे दोस्तों, बात कहने की बहुत है, दिल में दर्द बहुत है, लेकिन हमारे बीच में तमाम शख्सियतें तशरीफ रखते हैं मंच पे, तो मैं अपनी बात को थोड़े में समेटना चाहूंगा। मेरे दोस्तों, हमारे बीच में एक अजीम शख्सियत अली जनाब इज्जत माफ राजेंद्र सच्चर साहब के रूप में है, यहां पर तशरीफ रखते हैं। आपने पिछड़े मुसलमान, दलित मुसलमान सबके बारे में, माफ कीजिएगा पिछड़े में दलित भी आता है, दलित मुसलमान की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है जो लोग पिछड़े हैं। आपने सबके बारे में एक्सरसाइज किया, आपने उस आयत को रहनुमाई करके सबके हकीकत को सामने ला दिया। आज ऐसे शख्स, ऐसे इतने बड़े हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के सबसे बड़े पैथोलॉजिस्ट आपके बीच में बैठे हैं। दुनिया के सबसे बड़े पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, डॉक्टर हमें जांचें लिखता है, डॉक्टर हमें जांच लिखता है, एक्सरे लिखता है, तमाम चीजें लिखता है, खून की रिपोर्ट मंगाता है, मंगाने के बाद तब हो जाकर डायग्नोस करता है कि आपको ये मर्ज है, आपको ये दवा चाहिए। माननीय सच्चर साहब ने सब जांच करा ली और डायग्नोस भी कर दिया, डायग्नोसिस भी कर दिया कि इनको इस दवा की जरूरत है। पिछले 2.5 साल से वो डायग्नोसिस रिपोर्ट फाइल में दब करके धूल खा रही है। आपका काम डायग्नोसिस करना था, आपने एकदम एक्सरे बिल्कुल शीशे की तरह उतार दिया सारे मुसलमानों की बथाली को, लागू नहीं किया, ये उनका काम था। आपको जो काम सौंपा गया, आपने उस काम को अंजाम दिया और बड़े ईमानदारी, सच्चे ईमानदारी से उसे अंजाम दिया। आज हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया का मुसलमान माननीय सच्चर साहब का इज्जत, न्यायमूर्ति सच्चर साहब का इज्जत करता है और इज्जत से नाम लेता है। तो मेरे दोस्तों, वो हमें दवा कब मिलेगी ये तो हमें भी नहीं पता है, क्योंकि 2.5 साल से वो हमारी डायग्नोसिस रिपोर्ट रखी है। हमें तो लगता है कि हमारे डायग्नोसिस रिपोर्ट को तब दिया जाएगा जब हम लोग मर जाएंगे। हमें जो दवा आज चाहिए और दवा अभी तक पता नहीं हमें कब मिलेगी, तो हमारे मरने जैसी स्थिति है। तो दोस्तों, बात बहुत कुछ कहनी है। हमारे बीच में
हम सबके बीच में अभी मुझसे पेशतर बहुत अच्छे अंदाज में अपने ख्याल रखे जनाब योगेंद्र यादव साहब ने इतनी बातें आपके बारे में बता दी, पिछड़े वर्ग के बारे में बता दी, शायद मुझे भी नहीं पता था। आपने इतना एक्सरसाइज किया है आपके समाज के बारे में, मुस्लिम पसमानदा के बारे में इतना एक्सरसाइज किया है कि जितनी बातें आपके बारे में बताई वो तो मुझे भी नहीं पता था। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बता दी। दोस्तों, ऐसे शख्सियत आपका दर्द रखते हैं, ऐसे लोग, ऐसी शख्सियतें आपके दर्द रखती हैं कि आपकी बात को एक्सरसाइज करते हैं। वो बहुत बड़े राजनीति के ज्योतिषी हैं। माननीय योगी साहब जी राजनीति के बहुत बड़े, हिंदुस्तान के सबसे बड़े ज्योतिषी हैं और हम लोग फख्र होना चाहिए कि आज हमारे पीछे बैठे हैं। धारा 347 के बारे में आपने बता दिया, मैं नहीं बोलूंगा। मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपके बीच में कह करके जाना चाहूंगा कि मेरे साथियों, माननीय सच्चा साहब की बात आई, आपने तो रिपोर्ट अभी, इससे पहले भी 1971 में कृष्णा गोपाल आयोग, जाने कितने आयोग बने और सबकी फाइलें आप तक धूल खाती हैं। तो आज अब उस डायग्नोसिस की दवा के लिए हम किसी दरवाजे भी नहीं मांगने जाएंगे। ये पसमानदा मुसलमान सबको संघर्ष करेगा। और मैं आज सभी समाज के जितने भी मुस्लिम पसमानदा, मुस्लिम पिछड़े वर्ग, मुस्लिम पिछड़े बिरादरी में जितनी भी जातियां आती हैं, उनके सामाजिक लीडर आपके पीछे सभी समाज के लोग तशरीफ फरमा है। और जनता भी कुछ सोच करके आई है कि हम सच्चा साहब को सुनेंगे, हम योगी साहब को सुनेंगे, हम संदीप भाई को सुनेंगे, इस उम्मीद के साथ में आई है। मैंने 1000 आदमी बुलाया था उत्तर प्रदेश से। बड़े बड़े भाई अली अनवर साहब ने मुझसे कहा, अली साहब 1000 सिलेक्टेड लोगों को बुलाना है यूपी से। मैंने कहा ठीक है बड़े भाई, 1000 लोग आएंगे। हमने 1000 दावत बांटी और यहाँ पर 1000 की कैपेसिटी इस हाल में है, लगभग 900 की। 1000 बांटा, कार्ड की चलिए 1000 में कम से कम कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, हो जाएगा। लेकिन हमने 1000 बांटा। अब इतने पसमानदा दर्द के मारे हैं, अंदर इनकी ज्वाला धड़क रही है, ये भरा हुआ है मुसलमान अपने हक अधिकार के लिए। अब भागता सुन के चलाया, माननीय सच्चा साहब को सुन करके चलाया, माननीय योगेंद्र यादव जी को सुन के चलाया, भाई संदीप पांडे जी को सुन करके चलाया। सब लोग आज अहद करेंगे कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के बैनर तले सभी पिछड़ी बिरादरी, दबे कुचले लोग भाई अली अनवर अंसारी साहब के पीछे कैदर का काम करेंगे, उनके पीछे चलने का काम करेंगे और लड़ाई पड़ेंगे। हम लोग आपस में किसी कंट्रोवर्सी नहीं फंसेंगे। नहीं, आज हमारी एकता को, हमारी ताकत को देख करके विरोधी भी इस पे तमाम विघ्न बाधा डाल सकते हैं। इसलिए हमें उनसे भी होशियार रहना है। जिस तरह से हमारे अधिकार के बारे में माननीय सच्चा साहब ने लिखा है, मैं एक शायरी व्यक्त करना चाहूंगा और आपको नष्ट करना चाहूंगा। माननीय न्यायमूर्ति जी पढ़े हैं जब भी कलम के निशान कागज पर, पढ़े हैं जब भी कलम के निशान कागज पर। मेरे साथियों, अपने दिल की जो दर्द थी आपने कलम से दोस्त किया है कागज पर। पढ़े हैं जब भी कलम के निशान कागज पर, न जाने कितने हैं झूठे बयान कागज पर। पढ़े हैं जब भी कलम के निशान कागज पर, न जाने कितने हैं झूठे बयान कागज पर। हम तो फुटपाथ पे रातें गुजारते हैं अभी, हम तो फुटपाथ पे रातें गुजारते हैं अभी। रोज बनते हैं हजारों मकान कागज पर, रोज बनते हैं हजारों मकान। आज हमारी इस ताकत को देख करके वो 15% का मुसलमान पगला गया है और उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से हमारे पसमानदा तबके को हंसी मजाक में तो तफरीह लेकर के हंसी मजाक को उसको मेंटली टॉर्चर करना चाहेगा, इंफैक्ट कॉम्प्लेक्स भरना चाहेगा, उसे साथ कर्मचारी के शिकार बनाना चाहेगा। लेकिन दोस्तों, उससे आप लोग को उबरना नहीं है। इसके साथ साथ पसमानदा समाज के लोगों को मैं बता दूं, चंद दाने ढूंढने आपके लिए नजर है, सिर्फ सभी हजरात के लिए चंद दाने ढूंढने बस्तियों बिराने गए। हम पसमानदा का ही हाल है, रोज खाते रोज कमाते। चंद दाने ढूंढने बस्तियों बिराने गए, हर सुबह घर से परिंदे जिंदगी लाने गए। साजिशें नाकाम कर दी, अब उनकी साजिशें नाकाम हो जाएगी। दोस्तों, साजिशें नाकाम कर दी,
शुक्रिया, साजिशें नाकाम कर दी, ऐ हवाओं शुक्रिया, उठ गई रुख से नकाबे, लोग पहचाने गए, लोग पहचाने गए। इसी बात के साथ में मैं एक बार फिर अपने सभी मेहमान खुसूसी, खास तौर से मानी सच्चर साहब और भाई अली अमर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपके कहने पर जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी पूरे उत्तर प्रदेश के पसमानदा तबके को लोगों को इकट्ठा करने के लिए, मैंने 1 महीना से दौड़ करके आपने उस काम को पूरा किया और माननीय सांसद जी ने अपना भी 20 दिन का वक्त उत्तर प्रदेश में हमारे साथ एक मोहल्ले मोहल्ले गांव के चल के साथ देने काम किया। आपको भी मुबारकबाद पेश करता है ये पूरा पसमानदा महाज। इन्हीं बात के साथ मैं यहाँ पर आए सभी सम्मानित हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, किसी तरह की बात आप न सोचिए कि किसी को मन पे जगह नहीं मिली या वहां जगह नहीं मिली। अरे ये दर्द के मारे लोग हैं, इनके दिलों में सबके लिए जगह होती है। इन्हीं की बात साथ में अपनी बात करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। कुल हिंद के सदर हैं, पूरे हिंदुस्तान की सदारत आप फरमाते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपके एक एक लफ्ज की अपनी एक हैसियत है। आप ये ध्यान रखिए कि जो वो बातें बताएं उसे बहुत संजीदगी सुने और उस पर अमल करें, इसमें कोई शिवा नहीं है। बड़ी खुशी है कि हमारे दरमियान में अनीस अनवर या अनवर अनीस अब तो एक नाम हो गए, और ऐसी सूरत में हमारे पास आज 2 बड़ी शख्सियतें आ गई और हम ऐसे लोगों के साथ में हैं कि इंशाअल्लाह ये हमें मंजिल पर पहुंचा करके ही दम लेंगे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए इनका। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सम्मेलन की सदारत कर रही मोहतरमा परवीन अयूब साहिबा और हमारे इस जलसे के मेहमान खुसूसी न्यायमूर्ति जनाब राजेंद्र सच्चर साहब और इंग्लैंड से वर्ल्ड इस्लामिक फोरम के, छोड़ दीजिए प्रेस वालों का भी कुछ काम है, आप ही लोग थोड़ा, इन लोगों का अपना ड्यूटी है। इंग्लैंड से तशरीफ लाए हजरत मौलाना ईशा मंसूरी साहब, जो वर्ल्ड इस्लामिक फोरम के चेयरमैन भी हैं, लंदन में तशरीफ रखते हैं, रहने वाले अमरावती महाराष्ट्र के हैं। मुंबई से तशरीफ फरमा यहाँ हजरत मौलाना जुनैद अहमद वनारसी साहब, रहने वाले बनारस के हैं, क़याम रखते हैं मुंबई में और मोमिन कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हैं। और डॉक्टर योगेंद्र जादव साहब को आपने सुना, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अनीस भाई यही कह रहे थे कि बड़ी बड़ी सियासी हस्तियां इस मुल्क की वो तरसती हैं कि योगेंद्र यादव जी के साथ बैठ करके और कुछ गुफ्तगू करने का सियासी मामलों में मौका मिले। और हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सब जगह जो अमेरिका की दादागिरी चल रही है और जो फिरका परस्त ताकतें हैं, उनके खिलाफ आप ही के बीच का आपका एक भाई
संदीप पांडे साहब, जो जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है, वो भी हमारे लिए फख्र की बात है कि आज इस जलसे में मौजूद है। हमारे बहुत बढ़िया निजामत कर रहे हैं हाजी अंजुम अली साहब, हमारे बिहार से, सिवान से एक लड़का आया है, कई बार हम लोगों ने बिहार में भी इसको सम्मानित किया है, देख रहे हैं। हमारे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की बिहार इकाई के सदर भाई हाजी नशार अहमद साहब, जब मैंने बिहार में शुरू किया इस तहरीक को, तो ये और इनके साथी मुमताज साहब और साथी हमारे यहाँ गए और हमको पकड़ करके लाए उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में। आज खुशी हो रही है कि पहले भी हम लोग लखनऊ में कम से कम 2 बार तो विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर चुके हैं, धरना दे चुके हैं। मैं जब एमपी नहीं था तब भी और एमपी बनने के बाद भी, उस समय भी बड़ी तादाद में हाजी निसार साहब की क़यादत में वहाँ लोग आए थे। लेकिन एक कसक मन में रहती थी कि जो लखनऊ है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसमें हमारे साथी अगुवाई के लिए नहीं निकल रहे हैं। हाँ जी, वो कमी भी भाई अनीस मंसूरी साहब ने पूरा कर दी है, वो भी मौजूद हैं। और हाजी निसार साहब, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो बल्कि इन लोगों ने मना किया कि भाई आप निकलिए हो, कलिए नहीं। मैं जानता हूँ इन लोगों की जज्बात को, सच्चर साहब की, योगेंद्र पांडे जी की, लेकिन कहा कि नहीं भाई, ये लखनऊ की तहजीब का सवाल है, यहाँ मेहमान नवाजी में कोई कोर कसर हम लोग नहीं छोड़ते हैं। हम तो मना कर रहे थे सब कि फूल का गुलदस्ता भी मत दीजिए, होटल में भी मत ठहराइए, लेकिन ये लखनऊ है, भला यहाँ ऐसे कैसे चलेगा काम। तो हमारे साथियों के काविशों का ये नतीजा है। ये चुनिंदा लोग यहाँ आए और ये उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई जिला बाकी हो जहां के लोग बाशऊर, समझदार लोग, असरदार लोग, अपनी कबीलों और बिरादरियों की पंचायत के सरदार लोग यहाँ इकट्ठा, किसी को भोग करके नहीं लाया गया, अपने से आए, अपने खर्चे पर। और ये संदेश पैगाम लेकर के जाएंगे। दोस्तों, सच्चर साहब की मौजूदगी बहुत मायने रखती है। मैं आपको बताऊं, आप लोगों को तो शायद मालूम नहीं होगा, तो जिलाई अखबार हो गया, कोई खबर छपती है तो एक जिला में महदूद होकर रह जाती है। जब सच्चर कमेटी पटना में इस बात की सुनवाई के लिए गई थी या स्टडी कर रही थी, तो हम लोग सच्चर कमेटी के सामने गए थे अपनी बात कहने के लिए। और जब भी हमारे लोगों की जुबान से निकला कि हम पसमानदा मुसलमान हैं, हमको भी मौका मिले कुछ कहने के लिए, अर्ज करने के लिए, पटना का तारामंडल और कुर्सियां चलने लगी, लात भूसे चलने लगे। कहा ये गया कि मुसलमान में कहा पसमानदा होता है, मुसलमान में कहा दलित होता है।
मुसलमान तो मुसलमान है, अल्लाह है, कुरान है, उसका नबी है, मुसलमान है। ये बांटने वाले हैं, फूट डालने वाले। वो मैदान, उसके गमले फूटे, उसके शीशे फूटे, सारी चीजें हुई। फिर हम लोगों ने कहा कि माफ कर दो, केस मुकदमा नहीं हो। हम लोगों ने कहा कि जाओ, माफ किया। ये दिल है हम लोगों का कि कोई आगे खलिश नहीं रहे, कोई दुश्मनी नहीं रहे। तुमने हाथ उठाया तो हमने अपने बचाओ, हमने अपना जरूर किया, लेकिन केस मुकदमा से अलग होने के लिए कोई आ गया तो उसका भी पंचायती माना, हमलावर को भी बस। दूसरी 15 मिनट की बच्ची सच्चर साहब, जब मैं एमपी बन गया और दिल्ली गया पहली दफा, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में बहन मेधा पाटकर जी की का फोन उनके लोगों का आया कि वो अनशन पर बैठी हुई है। और हमने कहा कि ट्रेन से उतर करके हम पहले पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, हम पहले जाएंगे बहन मेधा पाटकर जी से मिलने के लिए जाएंगे। वहां मैं गया तो मैं गया और उधर से जस्टिस राजेंद्र सच्चर साहब आ रहे थे। साहब सलामत हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई अनवर, तुम जो पटना में जो बात कह रहे थे, वहां लोगों ने अपनी हरकत से उस बात को साबित कर दिया। तो जो तुम इल्जाम लगा रहे थे उसको अपनी हरकत से लोगों ने साबित कर दिया। भाइयों, कमीशन तो बहुत बने। पहला कमीशन पिछड़ों की जांच के लिए काका कालेलकर कमीशन इस देश में बना। उसने हिंदू में भी पिछड़े हैं, मुसलमान में भी पिछड़े हैं, ये बात उसने की और बिरादरियों का नाम, कबीलों का नाम ले लिया। मंडल कमीशन बना राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भी मुसलमान हिंदू पिछड़े वर्ग के साथ मुसलमान पिछड़े बिरादरियों की भी गिनती है। निशानदेही है। बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन बना, उसने तो पिछड़े वर्ग में अनेक्सर 1 और अनेक्सर 2 भी मुंगेरी लाल कमीशन ने कर दिया। गोपाल सिंह कमीशन, लेकिन सच्चर साहब के कमीशन की रिपोर्ट की 400 पेज की रिपोर्ट, उसकी ये खूबी ये है कि पहली दफा किसी सरकार के दस्तावेज में इस तरह की रिपोर्ट में यह दर्ज हुआ कि मुसलमान कोई मोनोलिथ, कोई होमोजेनस, कोई एक रूप समाज नहीं है। वो वर्गों में, जातियों में, ऊंच नीच में विभाजित। और ये कोई अपने तरफ से उन्होंने नहीं कहा। हमारी तहजीब के, हमारे लोगत के, हमारे जूरिस्प्रूडेंस के, हमारे मैथोलॉजी के, और हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के, उर्दू क्या नहीं, फारसी का नहीं, प्योर अरबी के जो अल्फाज हैं, असराफ, यानी नोबेल, अजलाफ, नीचा, बीच वाला, और अरजाल, ये जामा है, बहुवचन है, असरफ, अजलफ, अरजल। इस शब्द का इस्तेमाल पहली दफा सच्चर साहब की कमेटी में हुआ है। अब जब ये रिपोर्ट आ गई तो जो लोग हम लोगों को बांटने वाला, रिजर्वेशन को एंटी इस्लामिक, मुसलमानों में फूट का ये एक औजार है। कई लोगों की तहरीरें हैं, तकरीरें हैं, किताबें हैं, उनकी दर्ज हैं। ये मुसलमानों को में फूट डालने का औजार है, ये एंटी इस्लामिक है। सियासी लोग, हमारे कई उलमाए दीन, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उनकी तहरीरें हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो कहते थे हमलावर होते थे हम लोगों पर जहां तहां। अब उन लोगों ने इनकी रिपोर्ट आ गई तो कहना शुरू किया कि हम भी पसमानदा हैं, सारे मुसलमान पसमानदा हैं।
हमको भी मंडल कमीशन में ला दो। योगेंद्र यादव जी उस पर बता चुके हैं कि क्या उसके खतरे। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा, फिरका वराना गिरोहबंदी होगी, जलने लगेगा ये पूरा देश। और भी जो उसके खतरे हैं, नुकसान है, इनको बताया है। अब रंगनाथ मिश्रा कमीशन साहब एक बना, उस कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आ गई। उसको पेश करने के लिए जब मैं पहले दिन से पार्लियामेंट में गया, उस दिन से चिल्लाता रहा पेश करो पेश करो। बमुश्किल पेश हुई, लेकिन आज तक उस पर हाउस के दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा में उस पर बहस नहीं कराई गई। हम कहते हैं कहां ये जमहूरियत है, कहां इसका लेखा जोखा होगा कि सच्चर साहब की सिफारिशें लागू हो रही है कि नहीं हो रही। आप लोग इतने लोग हैं, यूपी के मुख्तलिफ जिलों से, गांवों से आए हैं, शहरों से। एक आदमी भी कोई बताएगा क्या कि सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें हैं, इतना अखबार में छपा है, सब लोग जानते हैं उसकी सिफारिशों को, उसका कोई फायदा एक आदमी को मिला भी क्या? दोस्तों, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की तो और भी बुरी हालत। 2 साल 7 महीना तक केंद्र की हुकूमत उस रिपोर्ट को दबा करके, उस पर पलथी मार करके बैठी रही। हर सत्र में, हर सेशन में लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, मुसलमान एमपी मजाक उड़ाते थे कि क्या इनको तो कुछ नहीं है। जब देखिए तो सच्चर, रंगनाथ मिश्रा, तो बुनकर, तो धुनकर, तो डकाली, तो दर्जी, यही बात करते रहते। बीड़ी वाला, बीड़ी की बात, मजदूर की बात। तो 2 साल 7 महीने तक जब वो रिपोर्ट नहीं रखी गई, तब आदमी है, सब्र का बांध टूटता है। एक दिन पागलपन हमारे ऊपर सवार हुआ। मैं आमतौर पर आप संसद की कार्रवाई देखते होंगे, अपनी बात बेल में जाकर के मैं नहीं कहता। एक दिन हमने हद कर लिया, चाहे जो हो, सदन की कार्रवाई हम नहीं चलने देंगे, इस रिपोर्ट को रखना होगा सदन की मेज पर। एक बार क्वेश्चन आवर को स्थगित कराया, दोबारा कराया, पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि कोई हमारे पीछे नहीं खड़ा है। जहां बैठते हैं 26 मुसलमान एमपी, आपके उत्तर प्रदेश के भी है। हौसला टूट जाता कि हमारे पीछे कोई नहीं है। लेकिन हमने सोचा, जो हक बात होती है, इंसाफ की बात होती है, उसमें गैबी ताकत होती है। हिंदू भाई दैवी ताकत उसको कहते हैं। अभी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब ने, हामिद अंसारी साहब के चैम्बर में बैठक हुई, हमने नोटिस देकर के किया था, नोटिस हमारा खारिज हो गया, तब जाकर के हम हंगामा उठे। जब वो मंजूर हो गया कि हाँ भाई ठीक है चलेगी, हमने कहा कि हम अपनी बात रखेंगे। शोरगुल में तो बात नहीं सुनाई पड़ी है। जब ये हो गया कि ठीक है बात रखिए, प्रधानमंत्री कोपेनहेगन में गए हैं, आएंगे तो वो रिपोर्ट रखी जाएगी। वो रिपोर्ट रखी दी गई। लोकसभा में भी सवाल उठाया, कई लोगों ने उठाया, वो रिपोर्ट रखी गई। जब बात आई कि इस पर बोलना है, तो सब पार्टी के लोग खड़ा हो गए बोलने के लिए कि हम भी समर्थन करते हैं, हम भी समर्थन करते हैं। हमको अच्छा लगा कि चलो बोलने के लोग का बहाने भी। तो दोस्तों हम कह रहे हैं, एक्शन टेकन, रिपोर्ट उस पर अभी तक नहीं आई। वो रिपोर्ट तो रख दी गई, लेकिन सरकार क्या करेगी, कितना मानेगी, कितना नहीं मानेगी। तो हम मांग करते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इस बजट समिति में उस पर बहस कराई जाए, बल्कि एक साथ बहस कराई जाए सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन पर, और सरकार बताए कि क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, बताए। ठीक कहा योगेंद्र यादव जी ने।
रंगनाथ मिश्रा साहब और सच्चर साहब कोई मामूली हैसियत नहीं है, चीफ जस्टिस दोनों है, रह चुके हैं। और इन लोगों ने, इन्होंने भी सिफारिश की है दलित मुसलमानों के बारे में, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी की है सिफारिश कि जो 341 धारा है जो शेड्यूल कास्ट को डील करती है, उस पर 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए जो मजहबी पाबंदी आयद कर दी गई है वो गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, उसको फौरन विरोध करें। हिंदू धोबी शेड्यूल कास्ट है, मुसलमान धोबी क्यों नहीं होगा? मुसलमान में, हिंदू में हलखोर होता है, मुसलमान में हलालखोर होता है, पेशा दोनों का बराबर है, क्यों नहीं शेड्यूल कास्ट? मुस्लिम मोची भी होता है, हिंदू मोची। यहाँ वजीरे आला है यहाँ की मोहतरमा मायावती जी, फाखर के साथ कहती है कि हम मोची की बेटी हैं। चमड़ा छीलना, चमड़ा सुखाना, चमड़ा पकाना, जूता चप्पल बनाना हमारे मुस्लिम मोची भी करते हैं, और बजाते सरकार की लिस्ट पे वो नाम दर्ज है। हमारे को क्यों नहीं शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलेगा? अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग नाम हैं, कहीं भटियारा है, कहीं गधेड़ी है, बजाते सरकार की सूची में है। तो दोस्तों, सभी पार्टियां, एक दो पार्टियों को छोड़ करके सारी पार्टियां कहती है कि नहीं, ये सिफारिश ठीक है, सच्चर साहब ने ठीक कहा, रंगनाथ मिश्रा ने ठीक कहा, सारी पार्टियां कह रही हैं, लेकिन हम लोगों को मिल कुछ नहीं रहा। योगेंद्र यादव जी भोजपुरी, हम लोग इलाके, हम लोगों यहाँ एक कहावत है कि लेखा जोखा था है और लड़का डुबले का है। सब पार्टी का रही ठीक है, कुछ बेटा नहीं रहा, मिल नहीं रहा। आपने गुलशर की आंदोलन की चर्चा की, रेल की पटरियों को उखाड़ा, आगजनी हुई, वो खुद भी मारे गए। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, वहां मुख्यमंत्री वहां जाती हैं हेलीकॉप्टर से और आंदोलनकारी नेता के एक बेटी को भी साथ में ले जाती है। उनकी मां ने मानती है, ये बात अलग है कि कोर्ट ने फिर उनको टर्न डाउन किया है, जिसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम मुसलमान हैं, इस मुल्क में हमारी मजबूरी ये है कि हम रेल की पटरियां नहीं उखाड़ सकते, हम आगजनी नहीं कर सकते, क्योंकि खतरा है उसको कम्युनल वायलेंस में टर्न हो जाने का। ये हमारी मजबूरी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि रवानी नहीं है, हमारे खून में कोई पानी बहता है, ऐसी बात नहीं है। एक आह्वान करने पर अब देश में पसमानदा मुसलमान जग गए हैं, 15-15 हजार, 20-20 हजार की हम लोग रैली करते हैं। अभी हाल में पिछले साल 15 मार्च को पार्लियामेंट को हम लोगों ने घेरा था, सारी पार्टियों के एमपीज को उसमें बुलाया था, लेकिन क्या हम कहना चाहते हैं? सिर्फ ये सरकारें हिंसा की बात, आगजनी की बात, तोड़-फोड़ की बात की भाषा नहीं समझती है। हम लोग इतने पुरअमन तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से 10-15 साल से ये आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं आप लोगों से कि हमको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा और अपने वोट के अधिकार को हम लोगों को हथियार बनाना पड़ेगा, और उसी से हम सियासी बदला लेंगे जो हमको नजरअंदाज करे। ये शऊर पैदा करने के लिए, ये जहनसाजी के लिए हम लोग जुटे हैं। हमारे सच्चर साहब, योगेंद्र जी, पांडे जी, ये पार्टियों के लोग, हम नहीं कहते, सारी पार्टियों में हम नहीं कहते कि आप अहमद पटेल को हटा दीजिए, मोहसिना किदवई को हटा दीजिए, गुलाम नबी आजाद को हटा दीजिए, सलमान खुर्शीद को हटा दीजिए। हम ये नहीं कहते हैं। बड़े कलाकार लोग हैं, खिलाड़ी लोग हैं, लंबे समय से सत्ता में हैं, उनको बहुत तजुर्बा है, आप उनको रखिए, सजा करके रखिए, लेकिन पसमानदा समाज का भी कोई चेहरा है क्या आपके? काबिलियत की कमी है क्या हमारे समाज में?
लेकिन लंगी लगा लगा करके हमारे लोग आते भी हैं तो किनारे कर दिया जाता। हम नहीं कहते मुलायम सिंह जी, आजम खान साहब को खूब दोस्ती कीजिए, उनको चुम्मा लीजिए, आंसू बहाइए, टीवी पर देखा आप लोगों ने। हम नहीं कहते कि उनको छांट दीजिए, लेकिन हमारे लोगों के लिए भी मुकाम होना चाहिए। किसी पार्टी में नहीं है, हम लोग को समझते हैं किसी पार्टी में हो, हम लोगों को समझते हैं चींटी के बराबर समझते हैं कि लाख से मसल देंगे, लाख से मसल दोगे, हाथी की तरह मदमत हाथी की तरह चल रहे हो, लेकिन वही चींटी अगर कान में घुस जाएगी, उसको पता हो जाएगा तो हाथी का क्या हाल होगा। इसलिए हम किसी को छांट करके चलने की बात नहीं करते हैं, वो भी समाज के हिस्से हैं। जो उनकी आबादी है, जो उनकी हैसियत है, उसके मुताबिक मिलना चाहिए, लेकिन उनके कहने पर, उनके ये करने पर हमारे लोगों को हर जगह हिकारत की नजर से देखा जाता है, किनारे कर दिया जाता है। ये दर्द है हमारा। वरना पार्लियामेंट में, वहां लोकसभा के अंदर 30 मुस्लिम एमपी थे, हैं अभी, पिछली बार 36 थे। दलित मुसलमान का सवाल, बीड़ी बनाने वाले का सवाल, मैं आपको बताऊं, मैं बीड़ी मजदूरों की हालत पर मैं राज्यसभा में एक बार बोल रहा था, तो एक मुस्लिम एमपी ने, कर्नाटक के मुस्लिम एमपी ने हमको तंजिया लहजे में कहा कि व्हाट इज बीड़ी। हमने समझ लिया कि जेकर पैर न फाटे पे आए, उनका जाने पीर पर आए। पैसा वैसा दे करके भी लोकसभा में, राज्यसभा में लोग पहुंचते हैं। हम जब भाषण करके निकले बाहर, तो उनको कहा, हमने भी तंजिया लहजे में कहा कि ऐसे करके कि एक काइंड ऑफ स्प्रे, एक काइंड ऑफ धुआं उनके मुंह पर